हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। तो संडे का दिन है, आज का अखबार देखेंगे द हिंदू एनालिसिस। यूपीएससी के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स हैं, प्लस कोई भी अगर आप स्टेट सर्विस का एग्जामिनेशन दे रहे हैं या कोई वनडे एग्जामिनेशन हमें करंट अफेयर्स पूछता है, वहां सबके लिए ये कंटेंट काम आएगा। इससे अच्छा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा, दैट इज माय पर्सनल गारंटी, और मैं आप इसको रेगुलरली बनाऊंगा, ये भी मेरी पर्सनल गारंटी है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के एनालिसिस को। पहली न्यूज जो है वो फ्रंट पेज की, इंडियाज एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट lags behind global benchmark. Now this is a very important news article. सबसे पहले हम बात करते हैं ये एनएलईएम होता क्या है। एनएलईएम यानी कि नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। क्या होता है? एक ये क्यूरेटेड लिस्ट ऑफ मेडिसिन है जो कि कंपाइल कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। कौन इसको बनाता है? इसको बनाता है नेशनल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और इसमें वो ड्रग्स रखी जाती हैं जो कि बहुत क्रिटिकल होती हैं फॉर द हेल्थ केयर नीड्स ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। जैसे मान लो कुछ टीबी की बीमारी है या कुछ कैंसर की ड्रग्स हैं जो एक तो महंगी भी हैं, जिनको बहुत सारे लोग खरीद नहीं सकते। तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं। ठीक है, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अभी वर्तमान में अगर हम देखें तो ये 2022 में अपडेट हुआ था, याद रखिएगा। द लास्ट टाइम इट वाज अपडेटेड वाज इन 2022, और इसमें लगभग 384 ड्रग्स हैं जो कि इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इसका एक फीचर जो इसमें नहीं लिखा है न्यूज आर्टिकल में, वो बता दूं कि जो भी मेडिसिन एनएलईएम के अंदर आती है, यानी कि जो भी मेडिसिन नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन के अंतर्गत आती हैं, दे फॉल अंडर द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। तो ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर याद रखिएगा, ये भी एक नाम, ये भी एक चिड़िया है। ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर के अंतर्गत आ जाती हैं। और इससे होता क्या है कि इनकी प्राइस आर कैप्ड बाय द एनपीपीए, मतलब इनके प्राइस एक लिमिट से ऊपर आप नहीं बढ़ा सकते हैं। तो वो कौन मेक श्योर करता है? एनपीपीए, यानी कि नेशनल फार्मास्यूटिकल अथॉरिटी, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, याद रखिएगा, ताकि पब्लिक डोमेन में इजीली अवेलेबल रहे। नेशनल लिस्ट ऑफ, जो मैंने आपको बताया, याद रखिएगा, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन का जो अंदर जो आ जाती है वो ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर के अंदर आती हैं, यानी कि उनकी प्राइस कैप हो जाती है। कैप्ड यानी कि एक लिमिट से ज्यादा आप उसको नहीं बढ़ा सकते हैं, बाय द ऑर्डर ऑफ एनपीपीए, यानी कि नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको याद रखनी ही रखनी है। ठीक है, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अब यहाँ पे देख लेते हैं इशू क्या है। इशू ये है कि 2022 में लास्ट अपडेट हुआ था। अगर हम देखें तो 2022 से अभी 2026 तक कितना टाइम पीरियड बीत गया है? 4 साल का टाइम पीरियड बीत गया है। मतलब कि 4 सालों से जो है ये अपडेट हुआ ही नहीं है। तो सबसे बड़ा इशू यही, ऑथर का ये कहना है कि भैया जो WHO है, जो ये सारी चीजें हैं, WHO ने ऑलरेडी 500 से ज्यादा मेडिसिन जो है, 523 मेडिसिन को एसेंशियल मेडिसिन कर दिया। देखो यहाँ पे लिखा भी है कि WHO ने 523 मेडिसिन किया है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 384, हमारी जो लास्ट लिस्ट आई थी 2022 में, उसमें 384 है। इसके अलावा WHO की 17 एक्टिव कैंसर ट्रीटिंग ड्रग्स जो है वो इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। 4 सपोर्टिव कैंसर केयर मेडिसिन है वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। 9 मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं वो भी इसके अंदर करनी है, जो कि WHO की लिस्ट में है। तो इस कारण से क्या होता है, कुछ मिसिंग लिंक है, कुछ कहना चाहिए कि जो गैप रह जाता है वो चीज यहाँ पे आ जाती है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अच्छा, एक और चीज याद रखना है आपको कि कोई भी लिस्ट ने, कोई भी मेडिसिन नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में तभी ऐड होती है जब उसको CDSCO, यानी कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, सेंट्रल ड्रग इन स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा उसको अप्रूवल दिया जाए। CDSCO याद रखना, दिस इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। सारी चीजें मैंने आपको बता दी जो जो पॉसिबल थी, जिससे क्वेश्चन आ सकता था, एनपीपीएस पे क्वेश्चन आ सकता था। अब आपके लिए एक छोटा सा सवाल जो आई होप आप कर भी पाएंगे। आपको ये बताना है कि एनपीपीए जो कि नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी है, वो कब बनी थी, कैसे बनी थी? चलो मैं आपको बता देता हूँ, एनीवेज ये आपको नहीं तो फिर आप बोलोगे कि सर मैं फालतू चीजें हमको ढूंढने के लिए बोल देते हैं। तो याद रखिएगा, गवर्नमेंट इंडियन रेगुलेटरी एजेंसी है, ये आती है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के अंतर्गत। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। याद रखिएगा, नाम है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, इसलिए डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल के अंदर आता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के अंतर्गत आता है। 1997 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। यहाँ पे कंफ्यूज मत हो ना, हेल्थ मिनिस्ट्री मत कर देना। ये डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के अंतर्गत आता है, और इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1997 में। तो कुछ चीजें जो मैं आपको बता सकता था। यूपीएससी जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो या तो एनपीपीए के बारे में पूछेगा, या तो जो एनएलईएम के बारे में मैंने आपको बताया है, कैपिंग वोपिंग, ये सारी चीजें पूछेगा। ठीक है ना?
आगे मूव करते हैं। अगली न्यूज है सेंट्रल लाइसेंसिंग नेट टू कवर स्टेम सेल जीन थेरेपीज। अब यहां पर क्या है, स्टेम सेल जीन थेरेपीज, ये जो मॉडर्न नई टेक्निक्स हैं, जीन थेरेपी हो गई, जीनोग्राफ्ट हो गए, जो स्टेम सेल से रिगार्डिंग जो चेंजेस हैं, वो अभी तक क्या है उस रेगुलेटरी उसके अंदर नहीं आते थे, रेगुलेटरी उसके अंदर नहीं आते थे। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने जो क्या किया है, अभी ड्रग रूल्स 1945 को अमेंड किया है। ड्रग रूल्स 1945 याद रखेगा, ड्रग रूल्स ऑफ 1945 इनको अमेंड किया है। और इसको अमेंड करके उन्होंने जो स्टेम सेल थेरेपीज हैं, जीन थेरेपीज हैं, जीनोग्राफ्ट हैं, उनको सेंट्रली लाइसेंस अप्रूवल अथॉरिटी के अंतर्गत ला दिया है, सेंट्रल लाइसेंसिंग अप्रूवल अथॉरिटी, ताकि अगर जीन थेरेपी, जीनोग्राफ्ट या स्टेम सेल से रिलेटेड कोई नए चीजें होती है, इनोवेशन होते हैं, तो उनके लाइसेंसेस जो है वो आ सकें। देखो बहुत ज्यादा रेगुलेशन अभी भी नहीं है, लेकिन लाइसेंसिंग के लिए जरूर ला दिया गया है सेंट्रल लाइसेंसिंग अप्रूवल अथॉरिटी के अंतर्गत ड्रग रूल्स 1945 को अमेंड करके जीन थेरेपी, जीनोग्राफ्ट, स्टेम सेल्स और इनके अलग अलग प्रोडक्ट्स को, ठीक है ना। तो जैसे कि आप देख लो, मैन्युफैक्चरर्स विल स्टिल हैव टू प्रूव सेफ्टी, क्वालिटी एंड एफिकेसी, सिक्योर क्लिनिकल ट्रायल्स एंड मार्केटिंग अप्रूवल्स एंड कंप्लाई विद द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट। तो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट से अभी भी उनको मतलब मैन्युफैक्चरर्स को वो करना पड़ेगा, कंप्लाई करना पड़ेगा, उसकी क्वालिटी को प्रूव करना पड़ेगा, एफिकेसी को प्रूव करना पड़ेगा, है ना। लेकिन लाइसेंसिंग के लिए उनको सेंट्रल और स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटीज जो है जॉइंटली इसको ओवरसी करेंगे, इनके प्रोडक्ट्स को, और इनको लाइसेंस प्रोवाइड करने की कैपेबिलिटी रखती है, ठीक है ना। तो ये रेगुलेटरी चेंजेस किए गए हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। टेलीग्राम को गवर्नमेंट ने कहा है कि भैया एंटी पायरेसी एक्शन करो। आप सबको पता है कि नीट का पेपर जो लीक हुआ था उसमें टेलीग्राम का रोल बहुत ज्यादा था। इसमें एक फीचर था, देखो मेन जो है वो फीचर मैं आपको बताता हूँ। इसका मेन जो फीचर था वो था जो पास्ट में जाकर के बैक डेटिंग द टाइम स्टैम्प्स, याद रखेगा, ये है मेन फीचर, बैक डेटिंग द टाइम स्टैम्प। मान लो सपोज करो आज यूपीएससी का पेपर है, ठीक है, सपोज करो आज यूपीएससी का पेपर है, आज कौन सी तारीख है, 5 जुलाई है, ठीक है, आज 5 जुलाई है, आज यूपीएससी का पेपर है, सपोज करो। अब आज क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आया, नया क्वेश्चन आया, कुछ भी क्वेश्चन आया, माइक्रोवेव मेंटेलिटी के ऊपर क्वेश्चन आया। अब सपोज करो किसी भी वेबसाइट में माइक्रोवेव मेंटालिटी के बारे में कुछ नहीं मेंशन्ड है, लेकिन जैसे ही पेपर आया तो हम क्या करेंगे कि माइक्रोवेव मेंटालिटी के ऊपर एक पोस्ट डालेंगे और उसका टाइम पीरियड जो है वो चेंज कर देंगे, मतलब उसका टाइम स्टैम्प चेंज कर देंगे 3 जुलाई को, और हम फिर बोलेंगे देखो हमने 3 जुलाई को ही ये मैसेज भेजा था माइक्रोवेव मेंटालिटी का। तो ये होती है बैक डेटिंग द टाइम स्टैम्प, मतलब जो टाइम स्टैम्प है अभी का जो मैसेज है उसको मैं पुरानी डेट का बना दूंगा। और ये फीचर अभी व्हाट्सएप पे भी आने वाला था, रोल आउट होने वाला था, लेकिन वो अभी रुक गया, ठीक है ना। तो मेन आपको ये भी पता चलेगा कि कौन सा इशू था, क्या इशू था, दैट इज समथिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट। इलेक्शन कमीशन कैन होल्ड बाईपोल्स एनी टाइम विद इन 6 मंथ आफ्टर वैकेंसी सेज एक्सपर्ट्स। तो यहाँ पर मेन चीज चल रही कि मान लो कोई इलेक्शन हुए, उसके बाद मान लो कोई सीट खाली हो गई, वैकेंसी हो गई। वैकेंसी कैसे हो सकती है, या तो भाई वहां का जो एमएलए है उसने रिजाइन कर दिया हो, या उसने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली हो, डिस्क्वालीफाई हो गया हो, या वो मर गया हो, या वो बीमार, कुछ भी ऐसी चीजें हैं जिसके कारण से वहां वैकेंसी अगर क्रिएट हो जाती है, तो फिर क्या होते हैं, बाईपोल होते हैं। बाईपोल मतलब कि वो नॉर्मल इलेक्शन से हट करके केवल उस पर्टिकुलर सीट के लिए होते हैं, या उन पर्टिकुलर सीट्स के लिए होते हैं जो सीट खाली हो गई है, ठीक है ना। तो अब बाईपोल के रिगार्डिंग क्या रूल है, याद रखिएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जो है वो मैंडेट करता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट मैंडेट करता है कि बाईपोल्स विद इन 6 मंथ्स ऑफ अ सीट फॉलिंग वैकेंट, 6 महीने के अंदर बाईपोल्स होने चाहिए, मतलब उस 6 महीने के अंतर्गत कभी भी बाईपोल इलेक्शन कराए जा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन के पास डिस्क्रिशनरी पावर है टू चूज एट विच पॉइंट ड्यूरिंग दीज 6 मंथ्स शुड कंडक्ट द पोल। तो ये लेकिन इन 6 महीनों में कब कंडक्ट कराना है, इसके अंदर डिस्क्रिशनरी पावर है। जरूरी नहीं कि सारी सीट्स के लिए साथ में कराया जाए, किसी सीट के लिए पहले करा सकते हैं, किसी सीट के लिए बाद में, ये इलेक्शन कमीशन के अंदर डिस्क्रिशनरी पावर होती है। लेकिन 6 महीने के अंदर, वैकेंसी के 6 महीने के अंदर बाईपोल इलेक्शन होने चाहिए, ठीक है ना। अब क्या इसमें कोई एक्सेप्शन है, बिल्कुल से इसमें एक्सेप्शन है। कब एक्सेप्शन है, जब रिमाइंडर ऑफ द टर्म, बचा हुआ टर्म 1 साल से कम हो। मान लो 5 साल की सीट थी और 4 साल 3 महीने में वैकेंसी क्रिएट होती है, तो जरूरी नहीं कि फिर 6 महीने में हो, तो फिर ये एक मतलब 1 साल से कम का अगर टाइम पीरियड बचा है तो फिर आप अगले इलेक्शन का वेट कर लो, ठीक है ना। दूसरा, अगर इलेक्शन कमीशन इन कंसल्टेशन विद द यूनियन गवर्नमेंट, मतलब इलेक्शन कमीशन अगर यूनियन गवर्नमेंट के साथ कंसल्ट करके ये डिसाइड कर ले कि भाई इस सीट में इलेक्शन करना पॉसिबल नहीं है विद इन द टाइम फ्रेम, तो भी वो इलेक्शन किया रोका जा सकता है, ठीक है ना।
लेकिन एक और केस है जहां पे जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, मतलब कि अगर कोई केस पेंडिंग है, इलेक्शन पिटीशन, अगर इलेक्शन पिटीशन पेंडिंग है इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट, इलेक्शन पिटीशन इज पेंडिंग इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट, तो भी आप नहीं कराएंगे, ठीक है ना, क्योंकि हाँ उसके बाद कुछ भी फैसला हो सकता है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ये भी आपको समझ आ गया होगा। आगे मूव करते हैं। दिल्ली कॉन्क्लेव में अभी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के डिस्कशन चला, जिसमें ये डिस्कशन के बाद नतीजा निकला कि भाई अगर आप वन नेशन वन इलेक्शन करते हो, वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब क्या हुआ कि लोकसभा के इलेक्शंस और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शन सारे स्टेट के साथ में कराए जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर ये चीज हम साथ में करते हैं तो फिर इट विल लीड टू द फेडरलिज्म इश्यूज, फेडरलिज्म इश्यूज होंगे। क्यों? पहली चीज तो सेंट्रल इश्यूज जो होते हैं वो हमेशा स्टेट इश्यूज से डिफरेंट होते हैं। जब दोनों के इलेक्शन एक साथ होने लगेंगे तो फिर पब्लिक के पास एक तो ऑप्शन नहीं रह जाएगा, पब्लिक के पास बहुत ज्यादा मतलब इंफॉर्मेशन फुल नहीं रहेगी। दूसरी चीज, जो डिसीजन होता है कि कब इलेक्शन होना है कब नहीं होना है, ये नॉर्मली स्टेट गवर्नमेंट्स अपना खुद अपने हिसाब से डिसाइड करना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से। बट जब मैंडेट हो जाएगा तो यहाँ पे फेडरल पावर वो भी चली जाएगी, है ना। तो कुल मिलाकर के फेडरलिज्म के इश्यूज आएंगे, प्लस एसआईआर जैसे जो चीजें हैं जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट मैंडेट कर रही है स्टेट इलेक्शन में, ये सारी चीजें ये और बढ़ जाएंगी। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, क्यों ऐसा कहा उन्होंने। कुल मिलाकर के नतीजा ये निकला कि फेडरलिज्म के इश्यूज आएंगे। आपको क्या लगता है कि एक साथ इलेक्शन होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मेरे हिसाब से इसलिए भी नहीं होने चाहिए क्योंकि सिक्योरिटी का बहुत बड़ा कंसर्न है, बहुत ज्यादा लोग एक साथ लग जाएंगे पूरे इंडिया में और दिक्कत की बात है। असम रिलीज किया है बुकलेट शोइंग बोडोलैंड फॉरेस्ट बटरफ्लाई डाइवर्सिटी। यहाँ बीटीआर यानी कि बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन की बात चल रही है, जहां जो कि असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन के अंतर्गत कौन कौन सी बटरफ्लाई की वेराइटी है वो मैं आपको बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि पूछा जा सकता है, नाम पूछ लेगा। तो यहाँ पे देख लो, एक तो एंडेमिक वेराइटी है। एंडेमिक मतलब आपको पता है ना कि जो केवल इसी रीजन में पाई जाती है। एंडेमिक है येलो क्रेस्टेड स्पैंगल, याद रखेगा, येलो क्रेस्टेड स्पैंगल, पेपिलियो एलिफिनोर बोलते हैं इसको। येलो क्रेस्टेड स्पैंगल अगर आपसे कभी यूपीएससी लिख दे कि ये किसकी वेराइटी है तो ये बटरफ्लाई की वेराइटी है। स्विनहो फ्लैट, स्विनहो फ्लैट जो है इसको सेलाइनोर राइनस जी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो बटरफ्लाई वेराइटी। ग्रेट विंडमिल बयासा दसारादा, ये जो है ये भी एक ग्रेट विंडमिल इज ऑल्सो बटरफ्लाई वेराइटी। मूर्स क्यूपिड, इट्स अ बटरफ्लाई वेराइटी। मसूरी बश बश बुश बॉब, जिसको पेडेस्टा मासूरियंसिस बोलते हैं। ग्रीन ऑलेट, ये भी एक बटरफ्लाई की वेराइटी है। देन द विच एराटोस लेपिथिस, ये भी एक बटरफ्लाई की वेराइटी है। एंड इंडियन क्यूपिड एंड व्हाइट लाइन बुश ब्राउन, ये भी एक बटरफ्लाई की वेराइटी है। ये भी एंडेमिक वेराइटी यही पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पे एक डांस की बात भी की गई है जिसको हम बोलते हैं बगुरुम्बा। बगुरुम्बा याद रखिएगा, इट इज पॉपुलरली नोन एज द बटरफ्लाई डांस ऑफ द बोडो कम्युनिटी। तो बगुरुम्बा याद रखेगा, बटरफ्लाई डांस है ऑफ द बोडो कम्युनिटी, जो कि बटरफ्लाई से प्रेरित है। ये सारी चीजें यहाँ मेंशन की गई। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट बटरफ्लाई डांस बगुरुम्बा। अगला न्यूज जो है वो है स्कॉटस, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, इसने बर्थ राइट सिटीजनशिप के ऊपर क्या फैसला लिया है। याद रखेगा, आप सबको पता है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने बीच में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला था 14,160, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14160, जिसमें उसने कहा था कि भैया कोई भी व्यक्ति जो यूएस में जन्म ले रहा है उसको सिटीजनशिप नहीं मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी किसी को मिल रही है, वो तभी मिलनी चाहिए जब दोनों पेरेंट्स उसके यूएस सिटीजन हो, अदरवाइज नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला था। क्या हो रहा था, कोई भी पैदा हो रहा था यूएस में, उसको सिटीजनशिप मिल जाती थी यूएस सॉइल में। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ने अभी 30 जून को एक फैसला लिया है जिसमें उन्होंने इसको, इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को स्ट्राइक डाउन कर दिया है, और जो अमेंडमेंट था पहले 14th अमेंडमेंट, उसको एज इट इज उन्होंने रखा है, ठीक है ना। 14th अमेंडमेंट मतलब कि जो जब इसमें ये डिसाइड किया गया था कि जो भी पैदा होता है यूएस सॉइल में उसको सिटीजनशिप दी जाएगी, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ये आपको याद रखना है। यूएस का ये कहना था, डोनाल्ड ट्रम्प का ये कहना था कि बर्थ टूरिज्म शुरू हो रहा है, बर्थ टूरिज्म मिसयूज हो रहा है इस एक्ट के कारण। क्यों बर्थ टूरिज्म क्या होता है कि कई लोग क्या होता है जिनकी डिलीवरी होने वाली रहती थी तो वो आकर के यहाँ पे बर्थ दे देते थे और फिर उनको क्या मिल जाती थी, यूएस सिटीजनशिप मिल जाती थी। अब आपने अगर बच्चे को यूएस सिटीजनशिप दे दी तो आपको पेरेंट्स को तो देनी पड़ेगी, तो बर्थ टूरिज्म काफी ज्यादा बढ़ गया था। ये चीज यहाँ पे ऑथर ने बोली है कि डोनाल्ड ट्रम्प का ये रीजन था, है ना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि
नहीं भाई, जिन्होंने फोर फादर्स थे हमारे, उन्होंने बहुत सारी चीजें सोच करके, स्लेवरी को भी सोच करके, ड्रेड स्कॉट के केस को, 1857 का ड्रेड स्कॉट केस यहाँ मेंशन्ड है, जहां पे ब्लैक पर्सन्स वर हेल्ड इनएलिजिबल फॉर सिटीजनशिप, है ना। फिर 1866 में सिटीजनशिप राइट्स के लिए लड़ाई चली, उसके बाद ये डिसाइड किया गया था कि नहीं भैया, जो भी बर्थ लेगा वहां पे उसको सिटीजनशिप मिलनी चाहिए, तो वो चीज यहाँ पे फिर से एज इट इज कर दी गई है। दूसरा जो टॉपिक है वो है व्हाट्सएप के यूजर नेम्स आने वाले हैं। आप सबको भी आ गया होगा कि अपना यूजर नेम सेलेक्ट करो कि उसके क्या इश्यूज हैं। गवर्नमेंट ने हालांकि व्हाट्सएप से कहा कि बहुत ये मिसयूज हो सकता है इस चीज का। मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ये कहना है। क्यों मिसयूज हो सकता है? जैसे आपको सपोज करो मेरा नाम शुभम है, जैसे सपोज करो, तो मैं @शुभम किसी ने पहले ले रखा होगा, है ना। चलो मैं तो सेलिब्रिटी नहीं भी हूँ, पर अगर अमिताभ बच्चन किसी ने पहले ले लिया है, और अगर रानी मुखर्जी किसी ने पहले ले लिया है, अगर किसी ने माइकल जॉर्डन पहले, सॉरी माइकल जॉर्डन तो है ही नहीं अभी, तो मान लो कोई ब्रांड नहीं है अभी, चलो मान लो लियोनेल मेसी है, तो लियोनेल मेसी किसी ने पहले ले रखा हो, तो उसके नाम का फिर मिसयूज किया जा सकता है। तो सबसे पहली बात ये, जैसे मोबीक्विक के जो फाउंडर है विपिन प्रीत सिंह, उनका ये कहना है कि मेरा यूजर नेम पहले ले लिया गया है ना। तो इट विल लीड टू प्रोलिफरेशन ऑफ फ्रॉड एंड इम्पर्सोनेशन। जो इम्पोस्टर्स हैं और इम्पर्सोनेशन करते हैं, फ्रॉड करते हैं, उनके नंबर बढ़ जाएंगे और इससे साइबर क्राइम्स भी बढ़ने की संभावना है। दिस इज व्हाट हैज बीन सेड। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। हालांकि व्हाट्सएप का ये कहना है कि इससे आपको एक और अच्छी प्राइवेसी मिलेगी कि आपका नंबर नहीं शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि आपके नंबर की जगह आपका यूजर नेम जाएगा। प्लस आपका यूजर नेम तभी कोई आपको मैसेज भेज सकता है जब आप यूजर नेम के साथ आपका पिन भी डाले, है ना। तो यहाँ पे एक व्हाट्सएप का ये कहना है कि हमने प्रॉपर टेस्ट कर लिया है, हमने प्रॉपर सुरक्षा का वो भी किया गया है। पिपावाव नाम की एक जगह है जहां पे इंडिया की कटिंग एज शिप बिल्डिंग होने लगी है। वैसे तो अलंग आपको याद होगा, जहां पे शिप रैकेज होता है इंडिया में, अलंग भी गुजरात में है। इंडिया की शिप बिल्डिंग के लिए एक अच्छा केस स्टडी है पिपावाव। ये गुजरात में है, पिपावाव भी आपका गुजरात में है। पहले ये रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग साइट थी, जिसको इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर कर दिया गया था। इसके बाद इसको स्वान कॉर्प ने एक्वायर किया। स्वान कॉर्प एक टेक्सटाइल टू पेट्रोकेमिकल कॉन्ग्लोमरेट है, इसने इसको एक्वायर किया स्वान कॉर्प ने, और यहाँ पे SDHI यानी कि स्वान डिफेंस एंड हैवी इंडस्ट्री शुरू किया। इसके बाद इन्होंने रिवाइवल करना शुरू किया, रिकमिशनिंग किया, वर्कफोर्स लाए, और यहाँ पे शिप रिपेयर का काम शुरू कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे शिप रिपेयर के काम का इनको ऑर्डर भी मिलना शुरू हो गया। वही केस स्टडी यहाँ पे पिपावाव की मेंशन है। इंडिया क्या नहीं कर सकता है अगर शिप बिल्डिंग में काम करने लगे तो। सो दैट इज इट फॉर द डे। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, और दैट इज इट। अच्छा है, फीफा वर्ल्ड कप देखिए और बताइए कैसा लग रहा है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।